ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सर आप मैथ्स वाले क्वेश्चंस नहीं कराएंगे? सर कराएंगे ना मैथ वाले क्वेश्चन। सर ने क्या बोला है? संतोष सर ने क्या बोला है? हाँ, एकता आ गई है। बोलो एकता, क्या प्रॉब्लम थी वो? सर वो जो अल्फा का वैल्यू था सर, वो 0 to 1 क्लोज्ड होगा या ओपन होगा सर? लीनियर कॉम्बिनेशन वाला सर, कल एमएलए का जो क्वेश्चन था। एक्चुअली में वो जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली में उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन का कोई रोल नहीं था, ठीक है। वो जो यस सर। वो सर जो मतलब अगर हाँ, ये जो लीनियर क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन अगर बनता सर, यूनिफॉर्म रिस्ट्रिक्शन ना दिया होता उस क्वेश्चन में। थीटा कामा टू नहीं, रिस्ट्रिक्शन वाली बात नहीं, यूनिफॉर्म थीटा कामा टू थीटा। ये एक बार जैम में भी आ चुका है, ये क्वेश्चन जैम का क्वेश्चन है, जैम 2009 का, 2009 का, हाँ। ये जैम का क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो तुम कर रहे हो, रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं है। यहाँ पर जो रेंज लिखोगे तुम, सो एक्स ऑर्डर 1, एक्स ऑर्डर n टू थीटा, ओके। तो अब यहाँ पर एक्स ऑर्डर n
बाई 2 थीटा एक्सेट्रा। हम लोगों का काम क्या होता है कि हमारा जो लाइक्लीहुड होता है फंक्शन, इसको मैक्सिमाइज करना ना। थीटा की किस वैल्यू के लिए लाइक्लीहुड सुप्रीमम वैल्यू लेगा, मैक्सिमम वैल्यू लेगा ना। सो तो इसका 1/थीटा के पावर n आएगा लाइक्लीहुड। अब ये लाइक्लीहुड कैसा है, लाइक्लीहुड तो डिक्रीजिंग है। तो लाइक्लीहुड जब डिक्रीजिंग होता है हमारा, तो डिक्रीजिंग केस में हमारा ग्लोबल मिनिमा होता है ना लाइक्लीहुड। तो इसमें ये इस पॉइंट पे ही हमें मैक्सिमम मिलेगा, थीटा के इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर जो थीटा की एमएलई आएगी वो तुम्हारी एक्स ऑर्डर एन आएगी। यहाँ पर तुम्हारा लीनियर कॉम्बिनेशन में एमएलई नहीं एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अगर अब तुम्हारा, अब मैं कर दूं कि एक्स आई जो है वो फॉलो कर रहा है यूनिफॉर्म 2θ-1, 2θ+1, ये ओके। तो इस पे एमएलई क्या होगा, बता इस पे एमएलई क्या होगा। एक मिनट वेट करो, इसका एमएलई तो निकल जाएगा, लेकिन मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है, एक मिनट वेट करो। जैम 2020 का पेपर है सबके पास, एक बार पेपर जैम 2020 को ओपन कर लो। मैं वैसे स्क्रीन पे ओपन कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मेरा लैपटॉप स्लो करेगा, स्लो चल रहा है थोड़ा सा। जैम 2020, हाँ जी। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, 27 क्वेश्चन दिख रहा है, 27 क्वेश्चन दिख रहा है। हेलो, सर अभी अभी नहीं दिख रहा। हाँ हाँ अभी नहीं दिखे, क्योंकि मैंने इसको वो ओपन किया ना। एक मिनट दिखेगा इस क्वेश्चन को 27, ठीक है। एक मिनट में मार करता हूँ।
27 नंबर दिख रहा ना स्क्रीन में, मेरे लिख रहा मेरा ये। तो इस पे जो जब इसका तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जो अल्फा लेते हैं ना वो ओपन ही होता है, ठीक है। ये क्लोज मिला नहीं, एक्चुअली मैंने सोल्यूशन एक देखा था जैम का सोल्यूशन, जब तुम देखोगे मैं तुम्हें एक और बताता हिंट। तो मोहम्मद अरशद और अमित मित्रा सर एक सोल्यूशन लिखे हैं जैम का। सर वो जो 2005 से 2018 हाँ तक 18 सर में वो जो बुक है। उस पे तुमको क्वेश्चन मिलेगा। ईयर मैं बता देता हूँ तुमको, एक मिनट वेट करो। टू 2016 में 36 नंबर क्वेश्चन देखना था। उसमें उन्होंने बताया कि अल्फा जो होता है वो क्लोज नहीं ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। अगर क्लोज तुमको मिल रहा, वैसे मैं कैसला बर्गर देखूंगा आज। मैंने तो ओपन ही पढ़ा, लेकिन आज कैसला बर्गर और डूम सॉस देखूंगा, मैंने देखा नहीं था उसका। तो अगर ओपन होगा तो फिर बताऊंगा, वैसे तो वो क्लोज होता नहीं, ओपन ही होता है, ठीक है। बाकी अब स्टार्ट करते हैं। मैंने पेपर सेंड किया, पेपर में आते हैं। पेपर में है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है। 50 में बोला उसने, पेज नंबर है तुम्हारा 14। क्वेश्चन नंबर 15 पेज नंबर 14, ये पेज नंबर है। क्वेश्चन बोला x1 x2 और IID रैंडम वेरिएबल कंटीन्यूअस, ठीक है। xi सारे ये कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, IID है, ठीक है। कंटीन्यूअस है, IID है। एंड तुम्हारा ये जून का पेपर है, ठीक है, जून 2019। एंड बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर x2 ग्रेटर x3 ग्रेटर x4 ग्रेटर x5 गिवन x1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi, मैक्सिमम ऑफ xi। बताओ ये क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो ये गिवन है, कंडीशनल है, तो पहले ये लिख लेंगे कि x1 ग्रेटर x2 ग्रेटर x3 ग्रेटर x4 ग्रेटर x5 इंटरसेक्शन वो x1। 49 सॉल्व नहीं करवाएंगे सर? 49 भी क्या स्टेट्स का? हाँ सर, 49। बाद में करेंगे, 50 के बाद करेंगे। अच्छा।
डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi। अब बताओ ऊपर वाला कैसे फाइंड करेंगे, नीचे वाला कैसे फाइंड करेंगे? सर 1/5 होगा क्या? मुझे आंसर नहीं पता है, बस प्रोसीजर बताओ तो सर आंसर मुझे वन को मैंने फिक्स कर दिया, तो इसको x2 x3 x4 x5 4 फैक्टोरियल बेस में अरेंजमेंट 1/6 फैक्टोरियल बाय 1/5 फैक्टोरियल होगा सर। फर्स्ट हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर x2 ग्रेटर x3 ग्रेटर x4 ग्रेटर x5, ओके। इंटरसेक्शन x1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi। ये प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहे हो तुम, ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तुम्हारे अकॉर्डिंग 1/6 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल, तो 1/6 फैक्टोरियल ये होगा इंटू 5 फैक्टोरियल। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग 1/6 है, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है जिसने ये बताया है। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 ग्रेटर x2 ग्रेटर, ये इंटरसेक्शन वाली? एक तो तुमने 1/5 बोला, तो इसको कैसे फाइंड करेंगे बताओ? सर x1 को फिक्स कर दिया, मतलब मैक्स है, और x2 x3 x4 x5 को 4 फैक्टोरियल बेस में अरेंजमेंट कर दिया, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन सबका अरेंजमेंट सर 5 फैक्टोरियल, मतलब 1/5। तो ये तुम्हारी इतनी प्रोबेबिलिटी है, अब ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी 1/5 तुम बोल रही हो। बोलो, इसका फाइनल प्रोबेबिलिटी 1/5 बोल रहे हो तुम। यस सर। x1 को फिक्स कर रहे हो क्योंकि x1 गिवन कर दिया उसने, इसलिए तुमने फिक्स किया। यस सर। यस सर। ओके, तो तुम्हारा एक तरह से ये क्या आया कि अगर वो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो क्या करोगे? ये प्रोबेबिलिटी जो मैंने लिखा है ये, सर प्रोबेबिलिटी ऑफ सर एनी गिवन सर सर मुझे सर समझ आया है सर। सर ये जो x1 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x4 ग्रेटर देन x5, इसका जो इंटरसेक्शन है x1 इक्वल टू मैक्स ऑफ x1 टू x5, सर इसमें सर एक वैल्यू है, मतलब फर्स्ट वैल्यू है जो सर मैक्सिमम हो रहा है तो इस इंटरसेक्शन होने की वजह से सर यहाँ पर सर 4 वैल्यूज हो रहा है, मतलब इसीलिए 1/4 फैक्टोरियल बाय 1/5 फैक्टोरियल होगा सर। 1/4 factorial by 1/5 factorial, तो योर आंसर विल बी गेटिंग हाँ 5, दिस इज नॉट पॉसिबल। अरे जो आंसर तुम दे रही हो थोड़ा सोच के दो, तुम बोल रहे हो 1/4 फैक्टोरियल होगा डिवाइड बाई 1/5 फैक्टोरियल होगा, तो ये क्या आएगा फाइनल आंसर? 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, so this is equal to 5, this is not possible because probability is greater than not 1।
अब एकता बोलो तुम, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखेंगे ये बताओ। तुमने वो केस बता दिया कि सर गिवन है तो मैंने x1 को मैक्सिमम कर दिया तो सर नहीं नहीं सर, मैं जो बोलना चाहती हूँ 1/5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल होगा सर। सो 1/5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ओके, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट इज सर ये प्रॉपर्टी होगा 1/5 फैक्टोरियल होगा। ये 1/5 फैक्टोरियल होगा। हाँ और ये क्या होगा, x1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi। सर, ये सर 4 फैक्टोरियल होगा सर, क्योंकि वो सर एक वैल्यू सर x1 इक्वल टू, तो एक वैल्यू कम हो रहा है ना, इसीलिए सर वो 4 फैक्टोरियल होगा, 1/4 फैक्टोरियल होगा। ये 1/5 फैक्टोरियल क्यों होगा? सर ये 1/5 फैक्टोरियल इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर सर 5 वैल्यूज है, मतलब x1 x2 x3 x4 x5, और इसको सर हम ब्रेक करेंगे तो इसको सर हम मतलब 5 फैक्टोरियल वेज में हम लिख सकते हैं, मतलब ग्रेटर देन लेस देन करके इसको हम 5 फैक्टोरियल वेज में हम लिख सकते हैं, इसीलिए सर वो एक ही वैल्यू आएगा, इसीलिए 1/5 फैक्टोरियल होगा। If x1 x2 so on xn, this is follows IID continuous random variable। सर ये तो सर हम एक IIT जैम का क्वेश्चन था, उसमें हमने किया था सर, वो जितना होता है उसका। What is the probability of x1 greater x2 so on greater xn? ये प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सर इसका ही प्रोबेबिलिटी 1/n फैक्टोरियल होता है। तो देखो ये 1/n फैक्टोरियल कैसे होता है मैं बता रहा हूँ, अदर स्टूडेंट समझेंगे। देखो हमारे पास n चॉइस है, मतलब हमारे पास n चॉइस नहीं, हमारे पास n रैंडम वेरिएबल्स है, ठीक है। तो अगर देखो x1 ग्रेटर x2 ग्रेटर xn, तो हमारे पास कितने चॉइस हैं? ये केस ओनली वन टाइम अकर होगा, लेकिन ग्रेटर वाला केस क्या होगा, अगर पहले को मैं फिक्स कर रहा हूँ तो मेरे पास n-1 चॉइस बनेगा, दूसरे को फिक्स करेंगे n-2, सो ऑन, ऐसे हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल आ जाएगा ना। पहले तो मैंने n चॉइस ले लिया, फिर एक को फिक्स किया n-1 चॉइस, फिर ऐसे सो ऑन। तो हमारे पास ये टोटल जो प्रोबेबिलिटी आती है वो 1/n फैक्टोरियल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर ये गिवन किया है, इसने क्या बोला है कि x1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi। तो मैक्सिमम ऑफ xi, तो ये एक तरह से ऐसी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x5 ग्रेटर x4 ग्रेटर x3 ग्रेटर x2 ग्रेटर x1। ओके, बिकॉज x1 इज मैक्सिमम, इंटरसेक्शन लेना है, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कभी ऐसी बात करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ xi, मैक्सिमम ऑफ xi अगर ये फाइंड करना हो, तो ये क्यों होगा 1/4 फैक्टोरियल? बिकॉज द मैक्सिमम ऑफ xi, तो मान लो 5 रैंडम वेरिएबल, तो दो वैल्यू इक्वल हो जाएंगी, तो मेरे पास चॉइस कितनी रह जाएगी, ओनली 4, तो मैं 4 बे से अरेंज कर सकता हूँ उसको, तो 1 और ओनली 1 बे होगा उसमें मेरा फेवरेबल केस, तो 1/4 फैक्टोरियल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 5 रैंडम वेरिएबल केस था, अगर n रैंडम वेरिएबल का केस होता ये, तो 1/n-1 फैक्टोरियल होता ये, ठीक है। बिकॉज यहाँ ओनली 1 केस अकर हो सकता है ऐसा, और मेरे पास रैंडम वेरिएबल कितने हैं, दो इक्वल हो जाएंगे रैंडम वेरिएबल, मैक्सिमम जब इक्वल हो जाएगा तो x1 इक्वल टू x5 भी मान लो कि एक ऐसा तुम्हारा आधा स्टेट्स है, x ऑर्डर 1 ग्रेटर x ऑर्डर 2, x ऑर्डर 1 ग्रेटर x ऑर्डर 2, x ऑर्डर 5। तो यहाँ पर 5 बिगर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x1 इक्वल टू x5 x ऑर्डर 5, तो ये क्या आएगा, ये है पूछ रहा है वो। x1 इक्वल टू x5, तो ये 1/4 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दो तुम, जब डिवाइड करेंगे हम फाइनल, तो आ जाएगा 1/5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1/4 फैक्टोरियल, सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल।
तो दिस इज इक्वल टू ln टू 1/5। अब इसके ऊपर वाला क्वेश्चन क्या है, देयर आर 30 क्वेश्चन इन द सर्टेन 49 क्वेश्चन पर 49 भी स्टैट्स का, ठीक है 49 पे आएंगे 49 पे आएंगे तो कह रहा देयर आर 30 क्वेश्चन इन सर्टेन मल्टीपल चॉइस एग्जाम। 30 क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है और कह रहा ईच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, ठीक है एंड एग्जैक्टली वन इज मार्क बाय अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट वन को मार्क करता है, ठीक है कोई भी कैंडिडेट मान लो ए है, ए मार्क करता है, ठीक है 3 कैंडिडेट एबीसी मार्क ईच ऑफ 30 क्वेश्चन, 3 कैंडिडेट एबीसी, एबीसी 3 कैंडिडेट है ए बी और सी, इन्होंने मार्क किया ईच 30 क्वेश्चन को एट रैंडम, रैंडम मार्क किया, ठीक है द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 30 क्वेश्चन ऑफ द 3 स्टूडेंट मैच ईच अदर परफेक्टली ईच। हाँ बोलो सर आपको मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ सर। सर आपके मतलब आपके रिलायबिलिटी के क्वेश्चंस आप करवाएंगे नहीं सर? किसके रिलायबिलिटी के क्वेश्चंस? रिलायबिलिटी कराऊंगा क्यों? मतलब पिछले दिन एक क्वेश्चन आपने बोला था कि वो आप करा नहीं थे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो मैं क्या अभी पढ़ा ही क्या रहा हूँ, मैं रिलायबिलिटी पढ़ा रहा हूँ क्या? मैं पढ़ा रहा हूँ इस समय प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्रेंस। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्रेंस होगा, सेकंड होगा बेजियन इन्फ्रेंस होगा, फिर होगा मल्टीवेरिएट, फिर होगा रिग्रेशन एनालिसिस, फिर होगा स्टोकास्टिक, फिर होगा रिलायबिलिटी। अच्छा मतलब फिर होगा अच्छा आपने अच्छा टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ। जिस दिन मैं अगर पूरा पढ़ाने लगूंगा ना तो ये बताओ जिसने कोर्स नहीं किया रिलायबिलिटी का, यहाँ मैथ के भी स्टूडेंट है जो रिलायबिलिटी नहीं जानता, जो बेजियन नहीं जानता, जो मल्टीवेरिएट नहीं जानता, जो रिग्रेशन नहीं जानता, हाउ कैन ही मैनेज, वो कैसे मैनेज कर लेगा अपने आप को? सीएसआईआर नेट का पेपर लेवल का पेपर होता है। सो मैंने पार्ट किया, मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम एक साथ क्वेश्चन चाहते हो मैं एक साथ करवा दूंगा, लेकिन मैं पार्ट वाइज इसलिए करा रहा हूँ कि बिकॉज जब तुम एग्जाम में जाओ तो कम से कम तुम एक पार्ट, जब तुम पार्ट वाइज पढ़ के जाओगे तो तुम वहाँ पर ये कंसीडर कर लोगे कि ये पार्ट के क्वेश्चन मैं कर लूंगा, इस पार्ट के क्वेश्चन मुझे स्किप करना है, इसलिए मैंने पार्ट वाइज कराया है। और मुझे पार्ट और बाकी मुझे पीवाईक्यू कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं कि एक साथ नहीं, पार्ट वाइज नहीं। अगली बार से हो सकेगा तो मैं अलग पेपर मतलब ये इसका सारे, क्योंकि मैं अप्रैल लास्ट तक हो सकता है तो संतोष सर जहाँ रह रहे हैं मैं रांची ही शिफ्ट हो जाऊंगा, ठीक है तो हो सकता है वहाँ पर मैं सारे पीवाईक्यू जो है तो वो मतलब टॉपिक वाइज एलिमिनेट करके एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, टॉपिक वाइज करूंगा, उससे हमें इजीली हो जाएगा ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन खोजने पड़ते हैं, वैसे क्वेश्चन एक साथ टॉपिक वाइज रहेगा तो इजीली सॉल्व करेंगे। मतलब आप बोल मतलब जो मैथ्स वाले टॉपिक है वो फिर वो कैसे सॉल्व होगा? मैथ वाले टॉपिक सर कराएंगे, सर ने क्या बोला था कि मैं 10 अप्रैल के बाद लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करूंगा। अच्छा नहीं सर के साथ तो कुछ नहीं हुआ था, मतलब सर तो पहले पढ़ाते थे फिर सर आपको दे दिया क्लास। अच्छा मैं स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने आया हूँ, मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ाता हूँ। अच्छा ठीक है। स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स सर ही पढ़ाएंगे। अच्छा फिर उसके बाद कुछ टॉपिक अगर मुझे पढ़ाना पड़ा, अभी स्टैट्स पढ़ा रहा हूँ तो कुछ टॉपिक अगर मैथ के पढ़ाना होगा, ऐसा नहीं कि मुझे मैथ नहीं आता, लेकिन मैं पूरा मैथ नहीं पढ़ा हूँ, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा, सारी मैथ हूँ, लेकिन जैसे लेकिन उसमें सर ने कुछ स्पेसिफाई ही किया था ना कि हम इसके पीवाईक्यू कराएंगे ना शायद। हाँ सर ने बोला था कि रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा का पीवाईक्यू कराएंगे। हाँ तो रियल एनालिसिस लीनियर सर पढ़ा देंगे, मैं बाकी मैथ वो पढ़ाएंगे, पीवाईक्यू अब सर ने जो डाला होगा। एक्चुअली एग्जाम तो बहुत दूर नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि तब तक देखो खत्म हाँ स्टैट्स मई लास्ट तक एंड हो जाएगा पूरा, पीवाईक्यू पूरे एंड हो जाएंगे मई लास्ट तक स्टैट्स का, ठीक है जहाँ तक है मेरे पास पीवाईक्यू वहाँ तक स्टैट्स के मैं सारे एंड कर दूंगा पीवाईक्यू, ठीक है और बाकी मैथ का मैं नहीं जानता, ठीक है मुझे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने के लिए कहा गया तो मैं स्टैट्स का जानता हूँ, बाकी मैं मैथ का तुम सर से बात करो, ठीक अच्छा ठीक है स्टैट्स के वो कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट द 30 आंसर ऑफ 3 स्टूडेंट मैच परफेक्टली ईच वन। बताओ इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे 49 को। कह रहा है कि 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है पर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और एबीसी 3 स्टूडेंट हैं।
ABC 3 स्टूडेंट हैं और ये ABC 30 क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, ठीक है, रैंडम, ठीक है, मार्क आल। और वो फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन तीनों स्टूडेंटों के आंसर वो परफेक्टली मैच करें। अच्छा पहले बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री आंसर मैच थ्री स्टूडेंट, ऑल आंसर मैच थ्री स्टूडेंट। अच्छा वन आंसर मैच करेगा थ्री स्टूडेंट का, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताओ मुझे। बताओ। 1/4 होगा। सर ये क्यों, मतलब कौन सा प्रोबेबिलिटी, मतलब ये प्रोबेबिलिटी का जो थ्योरम होता है इसमें कौन सा प्रोबेबिलिटी हो सकता है, मतलब देखो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इवेंट है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी जो होता है पहले तुम्हें एक उसका। स्टूडेंट का आंसर मैच, दो स्टूडेंटों के आंसर मैच करे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर 30 का पावर कर दो, मतलब 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना। अच्छा। तो थ्री स्टूडेंट का आंसर मैच करे इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। वन आंसर मैच करे थ्री स्टूडेंट का, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी। सर 1/30 टू द पावर क्यूब होगा। मतलब एक वन क्वेश्चन मैच करने की प्रोबेबिलिटी है 30 क्वेश्चंस में, एक क्वेश्चन मैच करने की प्रोबेबिलिटी है 1/30। सेम आंसर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/30 इंटू 1/30 इंटू 1/30। तो 1/30 इंटू 1/30 इंटू 1/30 इंटू 1/30, तो ये क्या होगा, 30 की पावर -4। हाँ सर ये होगा। सर आपने 4 क्यों लिया, मतलब 4 टाइम मल्टीप्लाई क्यों किया सर। 3 कैंडिडेट्स है। हम्म 3 कैंडिडेट्स है तो 3 कैंडिडेट्स के लिए तो सर मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑप्शन कितने हैं, हाँ ऑप्शन कितने हैं। हाँ फोर 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शन है, तो एक ऑप्शन को टिक करने के कितने चॉइस है। अच्छा हाँ, एक ऑप्शन, इच क्वेश्चन हैज 4 ऑप्शंस। अच्छा एक ऑप्शन को टिक करने का चॉइस वन, अच्छा हाँ 4 टाइम्स होगा फिर 1/30 इंटू 1/30, हाँ 4 टाइम्स, मतलब 1/30 होगा। एक ऑप्शन चॉइस कर, 30 हाँ हाँ क्वेश्चंस में एक ऑप्शन चॉइस। भाई, जब ऑप्शन ही मैच करेंगे तभी तो आंसर मैच करेंगे। आंसर मैच करने का मतलब क्या, ऑप्शन मैच करे ना। अच्छा बोलो। वन थ्री स्टूडेंट के आंसर मैच करने का मतलब कि ऑप्शन मैच करे। मैच करेंगे।
हाँ 4 ऑप्शंस है। अच्छा अच्छा, फिर सर 3 स्टूडेंट्स का क्या काम है यहाँ पर? कुछ बोला क्या? हाँ सर, मैं जो पूछना चाहती हूँ तो फिर सर मतलब मतलब एक क्वेश्चन मैं जो आपको से आप बोल रहे थे एक क्वेश्चन का मतलब आंसर आ सकते हैं, सेम अरे आंसर आ यार, सकते हैं थ्री 1/3। स्टूडेंट का मतलब ये है कि आंसर थ्री स्टूडेंट का ही मैच करेंगे ना। अगर वन स्टूडेंट ले लेगा तो वन स्टूडेंट का आंसर मैच करेगा क्या? टू स्टूडेंट का आंसर मैच करेगा ना। 30। सर ये 3 स्टूडेंट्स जो बोल रहा है सर, ये 3 स्टूडेंट्स तो कहीं पे मतलब फिर 3 स्टूडेंट्स का क्या काम है यहाँ पर? तो यही समझ नहीं आ रहा सर, 3 स्टूडेंट्स का क्या काम है फिर? आंसर मैच करवाना है तुम्हें, तो आंसर मैच करने के लिए कितने स्टूडेंट चाहिए मिनिमम? मतलब 4 ऑप्शन समझ आ गया, और क्वेश्चन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 4 ऑप्शंस है, इसीलिए वो टू द पावर 4 हो रहा है। लेकिन फिर वो जो 3 स्टूडेंट बोल रहा है, ये 3 स्टूडेंट का क्या चक्कर है? मतलब 3 स्टूडेंट क्या जस्ट ऐसे रैंडमली उसने बोल दिया क्वेश्चन में? हाँ, थ्री स्टूडेंट मतलब रैंडम है, मतलब एक्चुअली में उसने बोला है कि थ्री स्टूडेंट का जो आंसर मैच करेगा। तो मुझे ये बताओ कि मतलब यहाँ पर 3 स्टूडेंट का कोई काम नहीं है, मतलब 3 स्टूडेंट से प्रोबेबिलिटी का कोई रिलेशन नहीं है नहीं फिर? नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? एफ एक्स दिया है तुम्हारा, एफ एक्स इक्वल टू सर 51 है सर। 51 नहीं बताऊंगा मैं, स्टोकास्टिक्स है वो। अच्छा हाँ हाँ, आपने सर वो मुझे मुझसे ठीक है, स्टोकास्टिक्स मैं नहीं अभी कर रहा, अभी सिर्फ ओनली इन्फ्रेंस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सी के पावर माइनस एक्स बाई फोर एंड एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट सी ई टू पावर माइनस एक्स पावर फोर डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन बता दो बस। इसकी अगर ये पीडीएफ है तो ये वन होगा। अब यहाँ से सी निकालना है, तो सी क्या है? सी इक्वल टू वन अपान इंटीग्रेशन। अगर तुम्हें आता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, नहीं आता तो नहीं। अब ये इवन फंक्शन है, दिस इज इवन और ऑड? बताओ। गिवन है। तो इसको टू टाइम्स कर लो, वन अपॉन टू टाइम्स जीरो टू इनफाइनाइट ई टू पावर माइनस एक्स के पावर फोर डी एक्स। अब इसको, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? सर काई स्क्वायर में भी करके कर सकते हैं सर। काई स्क्वायर में? यस यस गामा में आएगा गामा। सर, पीडीएफ को काई स्क्वायर में बना दो या गामा में बना ले सकते हैं। काई स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे? बोलो। सर डिग्री 2 ले लेंगे सर। डिग्री टू ले लो तो फिर जैसे काई स्क्वायर की पावर 2/2 माइनस 1, तो सर मतलब एक्स का टर्म खत्म हो जाएगा, एक्स की पावर वाला, और ई की पावर माइनस काई स्क्वायर बाई 2। तो गामा में करना पड़ेगा सर। गामा ही होगा, तो गामा में ही होगा। यस सर, गामा में हो जाएगा। मैं तुम लोगों को एक इंटीग्रेशन देता हूँ, कल इसको सॉल्व करके लाना। सर ऑप्शन 1 होगा सर। सर हो गया है। टू सी इक्वल टू
इसकी वैल्यू क्या होती है ये बताना। मुझे वैल्यू तो पता है, इसका आंसर भी मैं दे दूंगा, लेकिन इसकी वैल्यू तुम लोग का फाइंड करके आना। इसका सर वो तो सर गामा एम बाई कुछ होगा। गामा में नहीं चेंज हो पाएगा ये। इस इंटीग्रेशन की कल वैल्यू मुझे बताना, ठीक है, ये लिख लो। अगर ये इंटीग्रेशन आता है तो ये इंटीग्रेशन तुम इजीली कर लोगे, और ये इंटीग्रेशन ही याद किया जाता है हमेशा। तो इसकी वैल्यू क्या बताया तुमने, इसकी वैल्यू 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से सर इनफाइनाइट 2 बाई गामा 1 बाई 4, e के पावर माइनस। मतलब ऑप्शन हाँ क्या बोला तुमने? ये 2 बाई गामा 1 बाई 4 होगा सर। 2 बाई गामा 1 बाई 4। हाँ एक मिनट मेरे को सॉल्व करने दो थोड़ा। x के पावर 4 को अगर हम t पुट करते हैं तो ये जेड ले लिया। हाँ। इनफाइनाइट e टू पावर माइनस t एंड 4x क्यूब इक्वल टू dx इक्वल टू dt मीन्स 4x क्यूब dx equal to dt. So dx equal to 1 by 4 x minus 3. This is equal to 1 by 4 t to the power minus 3 by 4. Okay. This is 1 by 4 t to the power minus 3 by 4 dt. Okay. So this is 1 by 2 0 to infinite t to the power minus t to the power minus 3 by 4 dt. And this is equal to 1 by 4 1 upon 2 1 by 4 minus 1. So this is 1 upon 1 by 4. This is 2. ओके ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ही ट्रू होगा। c इक्वल टू 1, मतलब ये वैल्यू तुम्हारी किसकी है, ये c की वैल्यू नहीं है, सॉरी, ये वैल्यू तो तुम्हारी 1 बाई सी की है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाई सी, ठीक है। सो 1 बाई सी इक्वल टू गामा 1 बाई 4 बाई 2। जिसको समझ नहीं आया वो समझे। देखो ऐसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इन जनरल, देखो इस इंटीग्रेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो इस इंटीग्रेशन का मैं वैल्यू निकाल देता हूँ, ठीक है। इस इंटीग्रेशन को समझ लो, x के पावर n माइनस 1 एंड e के पावर माइनस x के पावर m dx। अगर ये पूछे तो तुम क्या करना है कि x के पावर m को t पुट कर दो। अब इसको जब पुट करोगे तो ये 0 टू इनफाइनाइट ही रेंज रहेगा, एंड e के पावर माइनस t हो जाएगा एंड dx हो जाएगा, सॉरी dt होगा। लेकिन dx की जगह dt क्या होगा, यहाँ से जो निकलेगा dx वो आएगा तुम्हारा dt बाई m x के पावर m माइनस 1। ओके, सो dt की वैल्यू यहाँ जब पुट करोगे तो अब यहाँ x की वैल्यू क्या है, t के पावर 1 बाई एम, तो ये t के पावर n माइनस 1 बाई एम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई एम एंड t, यहाँ t की पावर क्या करोगे, t इक्वल टू क्या 1 अपान एम। तो यहाँ पर जब तुम t की वैल्यू 1 अपान एम पुट करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, t के पावर 1 बाई एम माइनस 1। ओके, एन डी टी। तो ये फाइनल क्या आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस टी बाई एम एंड t के पावर n माइनस 1 प्लस 1 माइनस m बाई 2 बाई एम। ओके, डी टी। अब फाइनल मेरे पास आया 1 बाई एम 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस टी, एन क्या आया, एन एक्स के पावर क्या आया, 1 से 1 कैंसिल आउट, और आया n माइनस एम बाई एम, यही आया ना, डी टी, टी के पावर। और जब इसको करोगे तो n बाई एम हो जाएगा, तो 1 अपान एम 0 टू इनफाइनाइट e के पावर माइनस टी एंड t के पावर n बाई एम माइनस 1 डी टी। कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा गामा n अपान एम डिवाइड बाई 1 बाई एम, ये तो यही होगा। एक मिनट वेट करो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा फॉल्स है क्वेश्चन।
dx की वैल्यू फाइंड करो। जो dx की वैल्यू आएगी वो आएगी dt डिवाइड बाई m एंड x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू तुम्हारा है, सॉरी, x इक्वल टू t के पावर 1 बाई m पावर m माइनस 1। सो दिस इज t के पावर 1 माइनस 1 बाई m। ये आएगा, ये आएगा। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है ना? So this is equal to gamma n by m 1 by m. Okay. अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा सपोज दैट x and y follows bivariate normal distribution with mean mu1 mu2 standard deviation sigma 1 sigma 2 and correlation coefficient this and this. The parameters are unknown. The testing then testing h naught sigma 1 equal to sigma 2 is equivalent to testing the independence of। अगर एक्स वाई तुम्हारा बाई वेरिएट को फॉलो कर रहा है, बाई वेरिएट को, बाई वेरिएट नॉर्मल को, एंड बाई वेरिएट नॉर्मल किसको फॉलो कर रहा है? म्यू वन म्यू टू सिग्मा वन सिग्मा टू एंड रो। अब वो कह रहा है अगर मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ एच नॉट सिग्मा वन इक्वल टू सिग्मा टू अगेंस्ट मान लो कुछ है एच ए या एच वन सिग्मा नॉट इक्वल टू सिग्मा सिग्मा वन नॉट इक्वल टू सिग्मा टू। तो ये टेस्टिंग किसकी है? दिस टेस्टिंग इज इक्विवेलेंट टू इंडिपेंडेंस ऑफ एक्स एंड वाई, independence of x and x minus y, x minus y, independence of x plus y and y, x plus y and x minus y। बताओ ये किसका इंडिपेंडेंस शो कर रहा है? कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सर कोवेरियंस निकालेंगे सर, वहाँ पे सिग्मा मतलब एक्स एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई का कोवेरियंस निकालेंगे, वहाँ पे सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा टू पुट करेंगे, और अगर कोवेरियंस जीरो हो जाएगा मतलब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर हम बोलेंगे कि एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई के लिए है, या सर एक्स एंड एक्स माइनस वाई या एक्स प्लस वाई एंड एक्स के लिए, सर जिसके लिए भी कोवेरियंस जीरो हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन तो फाल्स ही हो रहा लग रहा है। स्टार्ट करते हैं थर्ड ऑप्शन से, ठीक है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। कोवेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई कामा वाई, अब इसको फाइंड करो। इसका कोवेरियंस क्या आएगा? कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई एंड प्लस कोवेरियंस ऑफ वाई, मतलब दिस इज इक्वल टू कोवेरियंस नहीं वेरियंस, कोवेरियंस ऑफ वाई कामा वाई इक्वल टू वेरियंस ऑफ वाई। सो कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा? रो अपॉन सिग्मा वन सिग्मा टू, सॉरी रो सिग्मा वन सिग्मा टू, रो सिग्मा वन सिग्मा टू, एंड ये क्या होगा? सिग्मा टू स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू रो सिग्मा वन सिग्मा टू प्लस सिग्मा टू स्क्वायर। अब बोल रहा है कि अगर अगर मैं सिग्मा वन को सिग्मा टू के इक्वल ले लूं तो रो ये इसका कोवेरियंस जीरो आ जाना चाहिए, तभी इंडिपेंडेंस हो गया रैंडम वेरिएबल। तो अगर सिग्मा वन को सिग्मा टू ले लोगे तो तुम ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वन प्लस रो इंटू सिग्मा टू स्क्वायर, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज सिग्मा टू इज ग्रेटर जीरो, सिग्मा टू स्क्वायर इज ग्रेटर जीरो एंड वन प्लस रो दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो ना, ये जीरो की इक्वल तो नहीं आया। तो थर्ड ऑप्शन तुम्हारा फॉल्स हो गया। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं, कोवेरियंस ऑफ एक्स प्लस वाई कामा एक्स माइनस वाई, तो ये क्या आएगा बताओ? ये तुम्हारा आएगा सिग्मा वन स्क्वायर प्लस सिग्मा टू स्क्वायर, प्लस आएगा या माइनस? बोलो। माइनस रो सिग्मा वन सिग्मा टू प्लस
plus rho sigma 1 sigma 2. Okay, so this will cancel out. So sigma 1 square equal to minus sigma 2 square, ये आ गया तुम्हारा कोवेरियंस। अब अगर मैं अब अपना एच नॉट ये यूज कर लूँ, सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कोवेरियंस जीरो होने का मतलब क्या है, इन दोनों का इंडिपेंडेंसी चेक कर रहे हैं हम इस टेस्टिंग से, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो गए और क्या भाई, नॉर्मल के केस में कोवेरियंस जीरो तो इंडिपेंडेंट। और समझ में आई, तो 4 2 हो गया, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले। सर वो पिछले साइड पे जाइए सर। लो बोलो, बताओ क्या प्रॉब्लम, बताओ कोई दिक्कत है क्वेश्चन मतलब इसमें। नहीं नहीं दिक्कत नहीं है, मैं सर वो सॉल्यूशन थोड़ा सा देख रही थी आपका, तो इसीलिए आपको पूछ रही थी कि उसको थोड़ा सा। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 59, सॉरी 54, 54 कह रहा है a random sample of size 7 is drawn a distribution with PDF this f theta x equal to 1 upon 3 theta 1 plus x square डिवाइड बाई 1 प्लस थीटा स्क्वायर, एंड इसकी रेंज जो है वो -2 थीटा बाई 2 से इक्वल थीटा से इक्वल थीटा, और यहाँ थीटा ग्रेटर 0 है, और रैंडम सैंपल साइज 1 के, मान लो इसको अपने से नाम दो, मान लो स्मॉल x1 की वैल्यू है तुम्हारी 12, स्मॉल x2 की वैल्यू है 50 माइनस का 54, एंड x3 की वैल्यू है तुम्हारी 26, x4 की वैल्यू है तुम्हारी माइनस का 2, फिर 24, x5 की वैल्यू है 24, x5 की वैल्यू है x24, x7 की वैल्यू है 7, x6 की वैल्यू 17, x7 की वैल्यू माइनस का 39। अब उसमें पूछो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम एल ई, तो मुझे बताओ थीटा का एम एल ई क्या होगा इस पे, बताओ। मैक्स ऑफ एक्सएन एंड माइनस x1 by 2, मतलब मैक्स ऑफ एक्सएन आएगा, मतलब एक्सएन यहाँ पे आएगा, तो मेरा 26। देखो -2 थीटा से बिगर है एक्स, से बिगर है थीटा। जब मैंने बोला था कि इसको आधा स्टार्स में अरेंज करो, तो इसको आधा स्टार्स में अरेंज करोगे तुम, तो ये हो जाएगा एक्स आर्डर 1 एंड एक्स आर्डर 2 सो ऑन एक्स आर्डर n। अब तुम बोलो क्या बोल रही थी, ये थीटा से बिगर होगा एक्स आर्डर n, एंड यहाँ पर -2 थीटा से बिगर आएगा एक्स आर्डर 1। तो यहाँ से थीटा कहाँ से बिगर आ जाएगा, थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू एक्स आर्डर 1 बाई 2 माइनस में। ओके, कुछ फॉल्स मैंने लिखा है शायद। सर एक्सएन मतलब एक्सएन ग्रेटर देन लेस देन थीटा, एक्स आर्डर n लेस थीटा, मतलब थीटा ग्रेटर एक्स आर्डर n। ओके, सो यहाँ से एक्स, अब थीटा की दो भाई वो मिल गई ना, थीटा के तुम्हारे पास लोअर लिमिट दो मिल गई, जब दो दो लोअर लिमिट मिलती हैं तो हम वहाँ पर हमेशा मैक्सिमम ले लेते हैं ना। सो थीटा कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ एक्स आर्डर n माइनस एक्स आर्डर 1 बाई 2। तो अब बताओ एक्स आर्डर n और एक्स आर्डर 1 क्या है इसमें, इसमें एक्स आर्डर n और एक्स आर्डर 1 क्या है, ऑर्डर 1 है -54, -54। ओके, -54 में हम 54 करोगे तो क्या आएगा, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 26 कामा -54, सो दिस इज 54 बाई 2, यानी 27, और इनका फिर माइनस मैक्सिमम, इनका फिर मैक्स,
तो 26 और 27 का मैक्स लोगे तो 27 ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? 27 समझ में आ रहा है सबको या नहीं? देखो इसमें कुछ नहीं करना, मैंने बोला था कि जब एमएलई फाइंड करना, एक्चुअली में इसमें लाइक्लीहुड भी देख लिया करो कि लाइक्लीहुड ओनली डिक्रीजिंग ओनली इंक्रीजिंग फंक्शन तो नहीं है। अगर ओनली डिक्रीजिंग ओनली इंक्रीजिंग है तो वहां ग्लोबल मिनिमम मैक्सिमा का केस अकर हो जाता। जैसे कल हुआ था, कल क्या हुआ था कि मैंने लाइक्लीहुड नहीं देखा, लाइक्लीहुड ग्लोबल लाइक्लीहुड जैसे वहां डिक्रीजिंग था, तो डिक्रीजिंग था तो लेफ्ट हैंड साइड, मतलब देखो ग्लोबल मिनिमा मैक्सिमा कुछ नहीं होता। जैसे मान लो कि एक इंटरवल ए और बी है, ये कोई इंटरवल है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कोई फंक्शन है वो पूरा तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है, मतलब एफ ऑफ एक्स इसके बीच में पूरा डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग मतलब ओवरऑल डिक्रीज ही कर रहा है वो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग जिसे बोलते हैं। अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीज डिक्रीज कर रहा है तो मुझे ये बताओ ए पर ही तो मिनिमम मिलेगा, ए पर ही तो मिनिमम वैल्यू होगी उसकी, सबसे मिनिमम कहाँ होगी, ए पर होगी। सॉरी सॉरी सर इस सॉरी क्वेश्चन सॉरी में भी थीटा ग्रेटर देन 0 लिखा है सर। मतलब ये अगर ये एफ एक्स तुम्हारा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ए पर तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ए पर ही मैक्सिमम मिलेगी और बी पर मिनिमम मिलेगी, क्योंकि ग्राफ अगर तुम खींचो तो ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसा डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ऐसा जाएगा। और इस इंटरवल पे अगर मान लो ए है, ये इंटरवल तुम्हारा ए का है और ये इंटरवल तुम्हारा बी का है और ये एफ एक्स का ग्राफ है, तो एफ एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम पॉइंट पर ही मिलेगी, मतलब लेफ्ट साइड के एंड पर मिलेगी। ये ग्लोबल मिनिमा का केस होता है या इसे एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात करूं तो मैक्सिमम कहां पर मिलेगी, अगर सॉरी अब तुम्हारा अगर इंक्रीजिंग का केस होता, ग्राफ तुम्हारा बदल जाता, तो इंक्रीजिंग का जब केस हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है, तो पॉइंट बी पर मिलेगा तुम्हारा एमएलई, ठीक है। ठीक, ये समझ में आई? हाँ अब तुम क्या बोल रहे हो कि यहाँ थीटा ग्रेटर 0 है। ये सर इस क्वेश्चन में भी थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग है। नहीं, लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग का मतलब थीटा ग्रेटर 0 से तुम लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग बता रही हो। थीटा इंक्रीज होगा तो एल ऑफ थीटा डिक्रीज होगा। हाँ तो इसमें इसमें एमएलई क्या हो जाएगा, एक्स आर 1/2। एक मिनट वेट करो तुम मुझे, इसका लाइक्ली सर लिखो, लेकिन यहाँ इसका लाइक्ली मतलब likelihood of theta given x curve, this is equal to product of 1 plus x square xi square divided by 3 theta 1 plus theta square के पावर n। क्या बोल रहे थे, एक तो बोलो तुम। सर मतलब जो रिस्ट्रिक्शन थीटा पे इसके पहले वाले क्वेश्चन में था हाँ कि थीटा ग्रेटर देन 0 है, सर इस क्वेश्चन में भी है थीटा ग्रेटर देन 0। तो इसका लाइक्लीहुड फंक्शन कैसा है, मोनोटोनिकली डिक्रीज कर रहा है या मोनोटोनिकली इंक्रीज कर रहा है। सर डिक्रीज कर रहा है। अगर ये डिक्रीज कर रहा है तो तुम्हारा वो कहाँ मिलेगा एमएलई, मतलब सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा सर। सबसे लोएस्ट पॉइंट क्या होगा। इनइक्वलिटी मतलब सर मिनिमम लेंगे क्या दोनों में, मिनिमम ऑफ xn and -x1/2।
तो मिनिमम लेंगे तो 26 आएगा ना मिनिमम। आंसर देखो इसका 54। नहीं दिया आंसर ने? सर आंसर की नहीं है सर। किसी के पास है अवेलेबल? इसका आंसर की देख के बताना। मेरे अकॉर्डिंग तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका जो एमएलई होगा ये होगा -2 थीटा से ग्रेटर एक्स ऑर्डर 1 से ग्रेटर थीटा एक्स ऑर्डर 1 माइनस थीटा से बिगर एक्स ऑर्डर 1 तो यहाँ से थीटा की रेंज आएगी बिगर देन, थीटा बिगर देन आएगा माइनस का एक्स ऑर्डर 1/2 एंड थीटा बिगर देन एक्स ऑर्डर n, ये आएगा, यही आएगा ना। यस सर। अब अगर ये मिनिमा है मतलब ये डिक्रीजिंग केस है, डिक्रीजिंग का मतलब ऐसा फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन दे रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीजिंग केस में इस पॉइंट पर जो थीटा की वैल्यू इस पॉइंट पर होगी, मतलब थीटा तुम्हारा इसके बाद अपर थीटा की जो लोअर लिमिट होगी, तो लोअर लिमिट थीटा की क्या होगी? इन दोनों में जो मिनिमम होगा, यस सर। इन दोनों का मिनिमम होगा लोअर पॉइंट, तो मिनिमम इनका होगा अकॉर्डिंग टू मेरे। आंसर एक बार देखो, मिनिमम ऑफ एक्स ऑर्डर 1/2 एक्स ऑर्डर 1। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 55 कर रहा है कि ये क्वेश्चन तो मैं एक बार और बता चुका हूँ ना। ठीक है, 55 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। कर रहा है x1 x2 आर ए सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट, x1 x2 as a sequence of independent normally distributed IID normal रैंडम वेरिएबल विच मीन 1 and 1। ठीक है, ये नॉर्मल 1, 1 का है। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है। ठीक है, फिर बोला n जो है ये फॉलो कर रहा है तुम्हारा विथ मीन 2, पॉइसन विथ मीन 2, और जो तुम्हारी सीक्वेंस x ऑर्डर n सीक्वेंस है और n रैंडम वेरिएबल है, ये x ऑर्डर n सीक्वेंस और n रैंडम वेरिएबल ये तुम्हारा इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देन बोला वेरिएंस ऑफ तुम्हारा बोला x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x ऑर्डर n। अब इसका वेरिएंस फाइंड करना है, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक तरह से सम ऑफ रैंडम वेरिएबल है, जो कि इसमें क्या है कंडीशनल का वाला फार्मूला लगा के हम यूज करते हैं। तो वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएंस फाइंड करने के लिए लिखेंगे वेरिएंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ, इसको मान लो Sn S ऑफ n गिवन n, और Sn तुम्हारा है क्या x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn x ऑर्डर n, देन एक्सपेक्टेशन वेरिएंस ऑफ Sn गिवन n। किसी को प्रॉब्लम है? सर हाँ बोलो बोलो। सर अप टू n प्लस 1 है। अच्छा, अप टू n प्लस 1 है। ओके, तो n प्लस 1 कर लो। ठीक है, n प्लस 1 कर लो, Sn प्लस 1 कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें बस रैंडम वेरिएबल के नंबर बढ़ गए एक तरह से। ठीक है, अगर इसका तुम वेरिएंस अब एक्सपेक्टेशन जब फाइंड करना चाहोगे तो अब मुझे ये बताओ, जैसे तुम्हें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक तरह से इसका फाइंड करना है x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn प्लस 1 गिवन n, तो n एक तरह से एक कांस्टेंट का ट्रीट करने लगा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा n प्लस 1 टाइम्स expectation of x1, this is equivalent to, and expectation of x1 equal to 1, बिकॉज ये नॉर्मल 1, 1 है, तो ये n प्लस 1 आ जाएगा। लेकिन जब वेरिएंस हम फाइंड करेंगे, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस x ऑर्डर n प्लस 1,
गिवन n। तो अब एक तरह से क्या है, इसका वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, ये हो जाएगा तुम्हारा n+1, ये भी n+1 हो जाएगा या नहीं? बोलो, इंटू वेरिएंस ऑफ x1, एंड वेरिएंस ऑफ x1 क्या हो जाएगा 1, तो n+1 इंटू 1। तो अब तुम्हारा आ जाएगा फाइनल आंसर वेरिएंस ऑफ n+1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ n+1। तो वेरिएंस ऑफ n+1 हो जाएगा 2, एक्सपेक्टेशन हो जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 5। 5 है कोई आंसर? 5 है कहीं आंसर? 5 होगा इसका आंसर, यस सर है 5। 5 होगा इसका आंसर। समझ में आया? देखो इसमें क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, गिवन कर देना है। जब तुम n को गिवन कर दोगे तो n एक कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब n एक सीक्वेंस में आ गया। अब सीक्वेंस तुम्हारी सारी नॉर्मल 0 1 को फॉलो कर रही है, तो अब ये नॉर्मल 1 1 को फॉलो कर रही है। तो एक तरह से ये क्वेश्चन हो गया कि मान लो कि x1 सो ऑन xn तक है, क्योंकि n तुमने गिवन कर लिया, और ये किसी डिस्ट्रीब्यूशन xn+1 मान लो, अगर ये नॉर्मल 1 1 को फॉलो कर रही है, तो अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2 प्लस सो ऑन प्लस xn+1, तो इसको तो इजीली बता दोगे ना, बिकॉज ये सारे IID हैं। तो IID हैं तो जितने रैंडम वेरिएबल इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, सो दिस इज इक्वल टू n+1 इंटू 1, दिस इक्विवेलेंट टू n+1। इसी तरह वेरिएंस भी अगर गिवन कर दिया, अगर मैं वेरिएंस पूछ लूँ तुमसे x1 प्लस x2 प्लस xn+1, और यहाँ पर n एक रैंडम वेरिएबल नहीं है, यहाँ n एक रैंडम वेरिएबल नहीं है, बाद में n वो कह रहा है रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ n, अगर n मान लो कोई नंबर है कैपिटल N, तो इसका वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2, बिकॉज ये इंडिपेंडेंट है सारे, सो ऑन वेरिएंस ऑफ xn+1। ये भाई सीरीज कितने की है, n+1 टर्म की ही तो है, तो n+1 और वेरिएंस सेम आएगा, वेरिएंस 1 आएगा, तो ये हो जाएगा n+1। ठीक है, इतना तो निकल आया। ये चीज और ये चीज इक्विवेलेंट हो जाएगी जब हम गिवन n की बात करें। जब गिवन n मतलब ये एक रैंडम वेरिएबल कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट हो गया, अब ये इटसेल्फ एक रैंडम वेरिएबल नहीं रह गया, अब ये एक सीक्वेंस वाला हो गया। ठीक है, $56 क्वेश्चन तुम्हारा रिग्रेशन का है। ठीक है, 57 कर लेते हैं, 57 कर लेते हैं। ठीक है, कह रहा है R1.3 1.23 सॉरी 1.23 एंड R1.234 सैंपल मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट होते हैं। ठीक है, मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये वाला x1 on x2 x3 है, ये x1 on x2 x3 x4 है। ठीक है, तो कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल हो सकता है, मतलब R123 इक्वल टू माइनस का 0.3, R1234 इक्वल टू 0.7, कौन सा इसमें पॉसिबल हो सकता है। बताओ इसमें कौन सा पॉसिबल हो सकता है। सर दोनों की साइन तो सर सेम होना चाहिए। दोनों का साइन सेम होना चाहिए।
और कोई प्रॉपर्टी मल्टीपल कोरिलेशन क्वेश्चन की? बोलो, जो बोल रहा था बोलो। मल्टीपल कोरिलेशन क्वेश्चन की कोई और प्रॉपर्टी? So R1.23 is greater than R1.234. क्या बताया तुमने एकता? जो तुम्हारा मल्टीपल होता है, पहला बात तो ये होता है तुम्हारा ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव होती है, ठीक है। फिर उसने उसके बाद तुमने क्या बताया एकता? सर साइन दोनों का सर सेम होगा सर, R1.23 एंड R1.234 दोनों का। दोनों का साइन माइनस हो सकता है। बोलो। अच्छा, ये तो R1.23 का मीनिंग क्या होता है? R1.23 हम क्या लिखते हैं? R12 square plus R13 square minus 2 R12 R13 R23 upon 1 minus R23 square. तो अगर मैं एक मैट्रिक्स लेता हूँ ओमेगा तुम्हारी, जो पार्शियल कोरिलेशन मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, 1 1 की, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओमेगा ओमेगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 2 ओमेगा, सॉरी ओमेगा मतलब पार्शियल कोरिलेशन मैट्रिक्स है ना, तो ये निकालो तुम R12 एंड R13, ओके। And similar this is R21 R31 R22, सॉरी R32 एंड R23, ये तुम्हारी एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स से जो रिलेशन आता है वो होता है 1 माइनस आर स्क्वायर 1.23, दिस इज इक्वल टू ओमेगा अपान ओमेगा 1 1। अब ओमेगा 1 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को रिड्यूस करने के बाद जो मैट्रिक्स मिल जाए। ओमेगा 1 1 का मतलब है कि फर्स्ट कॉलम को रिड्यूस करो, फर्स्ट इसको हटा दो। अब इसका जो मैट्रिक्स मिले 1 अपान R32 एंड R23 और 1, ये मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक तरह से इसका डिटर्मिनेंट ओमेगा 1 मतलब इसका डिटर्मिनेंट ले लो, ओमेगा 1 1, ठीक है, मतलब W11 या ओमेगा 1 1। तो यहाँ से निकलेगा तुम्हारा 1 माइनस का आर स्क्वायर, और इसका डिटर्मिनेंट ही होता है ये, ठीक है, मैट्रिक्स नहीं, इसका डिटर्मिनेंट, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स ये तुम्हारी पार्शियल कोरिलेशन मैट्रिक्स होती है, मतलब सॉरी कोरिलेशन मैट्रिक्स होती है। कोरिलेशन मैट्रिक्स ले लो, इसका डिटर्मिनेंट ले लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा जब इसकी वैल्यू तुम निकालोगे 1 2 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फाइनल तुम्हारा आर स्क्वायर 1 2 3, ये होता है तुम्हारा R12 स्क्वायर प्लस R13 स्क्वायर माइनस 2R12 एंड R23 डिवाइड बाई 1 माइनस R23 स्क्वायर।
एक देखो इसमें रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि जितने भी तुम्हारे मल्टीपल कोरिलेशन होंगे ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होंगे। R 1 2 3 4 n तक ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ये लेस आर इक्वल टू 1 होंगे। और तुमने एक रिलेशन और क्या बताया एक था कि दोनों में इक्वलिटी वाला केस क्या होगा बोला तुमने, बोलो। सर 1.23 वाला ग्रेटर देन होगा कि 1.234 से। R स्क्वायर 1.23 इज ग्रेटर और इक्वल टू R स्क्वायर 1 2 3 4, ये ग्रेटर होगा या इक्वल भी हो सकता है ना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? अभी ग्रेटर देख लो और पॉजिटिव देख लो, तो ये ग्रेटर है ये पॉजिटिव है, तो बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है। सर क्वेश्चन में स्मॉल आ रहा है। सर लिखा तो मल्टीपल कोरिलेशन है ना, वो बस नहीं स्मॉल नोटेशन। आर है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक्चुअली में जनरल नोटेशन मैंने यहाँ जो लिखा है उसका नोटेशन मैंने लिखा है, ठीक है। ये मल्टीपल कोरिलेशन है, ये मेरे जो नोटेशन में है वो कैपिटल आर मल्टीपल कोरिलेशन है, ठीक है। ओके सर। और जो स्मॉल आर है वो तुम्हारा, जो स्मॉल आर है स्मॉल आर वाला है वो तुम्हारा पार्शियल है, ठीक है। मेरे नोटेशन में क्वेश्चन में उसने नोटेशन चेंज कर दिया, ठीक है। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो बी के गुप्ता एस सी कपूर की बुक में दोनों डिटेल में दिया है। एस सी गुप्ता और बी के कपूर की बुक में दोनों डिटेल में दिया है, ठीक है। उसी में पढ़ो, ये अच्छा हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन तो सैम्पलिंग का, छोड़ो अभी क्वेश्चन। फिर इसके आगे जो क्वेश्चन है वो 59 क्वेश्चन है तुम्हारा, बाय बाय रेट से है, ठीक है ना। मल्टीबाइट में कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली में मल्टीवेरिएट तो मेरे पास पीडीएफ है, उसमें सभी क्वेश्चन में सेपरेट कर दिया। शायद उस बार भी योगेश सर ने करवाया था मल्टीवेरिएट, जिसने गेट किया है उस बार उन्होंने जो पीडीएफ भेजा था वो क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू सीएसआईआर के हैं। वो 2019 तक है, मैं एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा 20 का, 21 22 23 तक का, ठीक है। एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके उसी पीडीएफ पे मल्टीवेरिएट होगा। रिग्रेशन भी उसी पीडीएफ से होगा, रिग्रेशन का भी ऐड कर लेंगे क्वेश्चन एक्स्ट्रा उस पर। देन नेक्स्ट होगा कल, ठीक है। बाकी अब जो एग्जाम्पल है वो कल होंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो, बाकी कल करेंगे क्लास। अब एंड सयानी, तुमने कुछ बोला था कि मुझको उसका सलूशन चाहिए, तो तुमको मैं कल तक सलूशन अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं सेंड करूंगा, ठीक है।